हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेवन। माय नेम इज़ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 11 का जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका लॉज ऑफ न्यूटन का नंबर 6। इसमें जो 5 था, इसका जो लेक्चर नंबर लास्ट वीडियो थी अपलोड जो है, उसमें हमने बात की थी फ्रिक्शन की कि फ्रिक्शन होता क्या, व्हाट इज़ फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि एक बेसिक था बिल्कुल। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस नंबर 6 में। यहाँ पे आपका एक तरह से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रिक्शन में यही है जो क्या मुकाम की चीज़ है, बट आप एक बार वो वीडियोस देख लेना क्योंकि उसके अंदर हमने फ्रिक्शन को डिफाइन किया कि फ्रिक्शन होता क्या है। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा फ्रिक्शन होता क्या है तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इसमें हम बात करेंगे आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को समझने से पहले यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए। मान लो आपके पास कोई ब्लॉक है जिसका मास है आपके पास स्मॉल m, बात समझ में आया, और ये सरफेस पे रखा हुआ है। तो सरफेस पे रखा है तो इसके ऊपर हम एक तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जो याद कीजिए जो हमने पुल्ली में भी किया था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, आपकी वेट है, फोर्स mg। ये क्या है, डाउनवर्ड फोर्स है mg, बात समझ में आया, वेट है। इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस एक अपवर्ड फोर्स बैलेंस करेगा जिसको बोलते हैं हम n इज नॉर्मल फोर्स। n आपके पास क्या है, नॉर्मल फोर्स है। इसको रिएक्शन फोर्स r भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स r। मतलब ये mg, इसको बैलेंस किया n ने। याद करो न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर जहाँ पे एक्शन होगा उसका अपोजिट में क्या होगा, एक रिएक्शन होगा जो इक्वल होगा। यानी mg अगर नीचे लगा तो दूसरा फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, और वो इक्वल होगा जितना mg है। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं ना। तो mg अगर नीचे लगा तो ऊपर क्या लगेगा, n लगेगा, इक्वल है दोनों। अगर मैंने इधर फोर्स लगाया इसके ऊपर f, अप्लाइड फोर्स अगर मैंने लगाया तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा आपके पास इधर स्मॉल f। बात समझ में आया, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे चलें। इसके बाद देखना यहाँ पे हम इसको शुरू करेंगे कि वी नो जो आपके पास फ्रिक्शन है F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आपके पास n नॉर्मल फोर्स। कैसे, देखो एक आपके पास ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg और एक आपके पास दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg। इसका वेट कितना लगेगा, mg, यानी m मास 1, g कितना 10, मैंने माना 10 न्यूटन सपोज करो। इसका कितना लगेगा, mg, m कितना 5, g कितना 10, कितना हुआ 50 न्यूटन। तो इसका जो n लगेगा n1 और इसका जो n2, n1 कितना होगा, इक्वल होना चाहिए, कितना हुआ आपके पास 10 न्यूटन, यहाँ पे कितना हुआ 50 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आया, जितना आपके पास mg उतना ही n। ठीक है, इसका 50 न्यूटन। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, इसके ऊपर मैंने f लगाया, फोर्स क्या लगाया मैंने, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया f। आप इजीली किसको मूव कर पाओगे, इसको या इसको इजीली मूव कर पाओगे, आप इजीली किसको मूव कर पाओगे, 1 kg वाले को। 1 kg वाला इजीली मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका फ्रिक्शन कम है, ज़्यादा है, कम है, तभी तो आप इसको आसानी से मूव करा रहे हो। और इसका फोर्स ज़्यादा आपको क्या है, ज़्यादा उस फोर्स पे ये मूव कर जाएगा, ये नहीं करेगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका फ्रिक्शन ज़्यादा है, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है। बात समझ में आया, यानी जितना ज़्यादा आपके पास क्या होगा, n होगा, उतना ज़्यादा क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, यानी उतना ज़्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। और इसके बाद हमें पता है फिजिक्स के अंदर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को यूज़ नहीं करते, तो उसकी जगह हम क्या लेके आते हैं, कॉन्स्टेंट लेके आते हैं। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपके पास म्यू, इसको क्या बोलते हैं, म्यू। ठीक है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे म्यू आया। और ये म्यू आपके पास क्या है, इसको हमने बोला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बात समझ में आया, एक्चुअल में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है आपके पास, ये एक सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यानी अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो इट टेल्स अस अबाउट द, किसके बारे में, नेचर ऑफ सरफेस, कि आपका नेचर ऑफ सरफेस कैसा है, कि कितना, हाउ मच रफ और स्मूथ।
कि आपका कितना रफ है और कितना स्मूथ है, ये सब कौन बताएगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये हर सरफेस का गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लास का बात करूँ 0.04 के आसपास होगा, तो इस तरह से आपको एक गिवन मिलेगा। जितना ज़्यादा कम उतना सरफेस स्मूथ, जितना ज़्यादा म्यू उतना ज़्यादा आपका सरफेस रफ। तो मैंने आपको बोला कि बताओ मेरे पास एक गिलास है, गिलास का सरफेस है, और दूसरा मेरे पास वुड है, तो फ्रिक्शन आपके पास म्यू ज़्यादा किसका होगा? तो म्यू ज़्यादा किसका होगा? वुड का, लकड़ी का। क्योंकि लकड़ी का जो म्यू ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसका सरफेस रफ है एज कंपेयर टू ग्लास। याद आया क्या सर? ये तो मैंने देखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा आ रहा है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है अलग टर्म में, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। ज़्यादा 10th पढ़ ली है ना, आप 11th पे आ जाओ। बात समझ में आया? तो आपके पास क्या होगा? ये समझ में आया? यहाँ पे एक हमें नेचर ऑफ सरफेस, यानी सीधी सी बात है कि आपका जो म्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके पास, डिपेंड्स ऑन किस पे? सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस पे क्या करता है? ये डिपेंड करता है। बात समझ में आया? ठीक है। या फिर हम बोल देंगे कि बॉडी का जो सरफेस है उस पर डिपेंड करता है। और ये हर सरफेस का क्या मिलेगा आपको? अलग अलग मिलेगा म्यू। चलिए आगे बात करते हैं। और हमारे पास जो म्यू है, अगर इसके एसएम की बात करें, इट इज यूनिटलेस। ऐसी क्वांटिटी है ये आपके पास यूनिटलेस, या फिर हम क्या बोले? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस बात है, ये डायमेंशनलेस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला देखूं म्यू का, तो क्या बनेगा आपके पास? F अपॉन N, F स्मॉल है फ्रिक्शन वाला, F अपॉन में M, N। F आपके पास क्या है? फोर्स है ना, फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है, और N भी क्या है? नॉर्मल फोर्स है। तो फोर्स अपॉन फोर्स कैंसिल, और इसका ये क्या बनेगा आपके पास? यूनिटलेस क्वांटिटी बनेगी। यहाँ तक बात समझ में आया? तो आपके पास इसके बाद हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर इस टॉपिक की बात करें एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो बिल्कुल बेसिक है, एक बार आप समझ रहे हैं इसको ध्यान से। जो इसकी जो आपके पास डेफिनेशन है ना, वो थोड़ी अटपटी है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये क्या है। कि मान लो आपके पास ब्लॉक है, ब्लॉक है, तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया? आपके पास फोर्स अप्लाई किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? आपके पास फ्रिक्शन अप्लाई होगा। क्या बात समझ में आया? ये अगर फ्रिक्शन यहाँ पे है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? mg, है ना। यहाँ पे अगर आपके पास mg है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका? नॉर्मल। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है भाई। चलो इस फ्रिक्शन को मैं यहाँ पे ना लिख के हम इसको यहाँ पे मान लेते हैं। बात एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पास फ्रिक्शन है। आप इसको वहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बुक पे नीचे दिया हुआ है, कोई। अब देखो ध्यान से कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। यानी कि ये किस चीज के बीच का एंगल है? ये एंगल है रिजल्टेंट फोर्स के बीच का। अभी रिजल्टेंट फोर्स किसका? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ किसका? फ्रिक्शन का और नॉर्मल का। अब फ्रिक्शन इधर है, इधर आपके पास नॉर्मल, यानी ये आपके पास वेक्टर B है, या आपके पास वेक्टर A है। अभी याद करो वेक्टर A और B में ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इनके बीच से जाएगा, है ना। तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? इनके बीच में, R। क्या ये बात समझ में आया? ये मैंने बोल दिया रिजल्टेंट R। इस लाइन का मतलब हुआ कि इट इज द एंगल मेड बाय किस के बीच में? रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट है किसका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का और नॉर्मल का, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स का मतलब हुआ कि कहाँ जा रहा है एंगल थीटा? इधर, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स। अरे भाई कहने का मतलब ये है कि जो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट है, नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ? वो क्या कहलाएगा आपके पास? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा वो? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको जब हमने माना कि आपके पास ये हो गया पॉइंट O, ये हो गया आपके पास पॉइंट A, ये हो गया आपके पास B, ये आपके पास हो गया C, और ये आपके पास पॉइंट हो गया B।
ठीक है। तो इन ट्रायंगल OAC, देखो ध्यान से, OAC राइट एंगल ट्रायंगल बन गई आपके पास। ये आपके पास के इधर नॉर्मल है, ये आपके पास फ्रिक्शन है। तो tan थीटा क्या हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर। तो क्या हो गया आपके पास AC, बेस। बेस क्या हो गया जो थीटा के साथ बनता है, ये क्या हो गया OA। ये बात समझ में आया। अब AC कितना आपके पास, जितना F है। अगर ये F इतना 10 है तो AC भी क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। इसको क्या लिख दूं मैं, F। बात समझ में आया। और OA कितना आपके पास, N। अब याद करो F इज इक्वल टू म्यू N। तो F अपॉन में N क्या हुआ आपके पास, म्यू। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। क्या बात समझ में आया। हमने यहाँ पे क्या रिलेशन निकाला है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में और किसके बीच में, म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में आपके पास ये एंगल आ गया। तो यहाँ से अक्सर आपके पास न्यूमेरिकल प्रोडक्ट होते हैं। तो आपके पास क्या हुआ, अब यहाँ पे आपके पास जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ पे याद रखना है कि थीटा डिपेंड्स ऑन, नॉट डाल के, नॉट थीटा डिपेंड्स ऑन, इस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस और नेचर ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल। ठीक है भाई, यानी कि एक तो सरफेस पे डिपेंड करेगा और एक आपका जो मटेरियल आपने ऊपर लिया उसका सरफेस कैसा है, जो कांटेक्ट में है, ये कैसा है, ये रफ है, स्मूथ है। तो ये आपका क्या हो गया आपके पास, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्राम की। डायग्राम के हिसाब से इसको समझेंगे कि मान लो आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है। इंक्लाइंड का मतलब एक इस तरह का सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड। बात समझ में आया। ये आपके पास एक इंक्लाइंड उठा हुआ सरफेस है और यहाँ पे हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक बॉडी ये रखी हुई यहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बॉडी है। ये इस तरह से है कि मान लो आपके पास ये सरफेस है, इस तरह से इंक्लाइंड है, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं इस तरह से, इस तरह से इंक्लाइंड है। देखो समझ में आया। ये आपका सरफेस क्या है, इंक्लाइंड सरफेस है। इस तरह के सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड सरफेस। यानी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे कुछ ये, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये इंक्लाइंड सरफेस आपके पास हुआ ये। अब हमने क्या किया कि चलो इसको ऐसा मानते हैं कि हमने यहाँ पे एक बॉडी को रखा है ऐसे। ये आपके पास जो आपके दिख रहा है ना, ये नीचे इसको हॉरिजॉन्टल आप मान लो, एज्यूम कर लो। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे इंक्लाइंड कर रहा हूँ, एंगल बढ़ा रहा हूँ, एंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ। और एक ऐसा एंगल आया कि जिस एंगल पे इसने क्या कर दिया, स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। बॉडी ने क्या किया, स्लाइडिंग स्टार्ट कर दी। अगर इसके हिसाब से समझे तो आपके पास मान लो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एंगल बढ़ाए जा रहा हूँ, एंगल बढ़ा रहा हूँ ना, देखो। और एक ऐसा एंगल आया, इसके ऊपर इसने क्या कर दिया, स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। यानी ये जो आपका एंगल हुआ, इसको हमने क्या बोला, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। इसको हमने क्या बोल दिया, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ये एंगल। तो सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे रखा हुआ है। और तो डेफिनेशन क्या हो गई, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन, कि मिनिमम एंगल ये इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ सच दैट ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट, जो इसके ऊपर बॉडी रखी हुई है वो क्या कर दे, स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। तो जो मिनिमम एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, अल्फा से। देखिए इसके ऊपर अगर हम इसको, वही बात है कि बैलेंस करना है फोर्स से, तो मान लो ये हमारे पास mg। अब बच्चे कहेंगे mg ऐसे लगेगा, नहीं, गलत है। mg हमेशा कहाँ लगता है, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर। mg हमेशा कहाँ लगेगा, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ये गलत है, ये हम ऐसा नहीं यूज़ करेंगे। अब नॉर्मल बच्चे करेंगे ये सर इसके परपेंडिकुलर, नहीं, गलत है। नॉर्मल कहाँ लगता है, नॉर्मल लगता है जो आपके पास सरफेस है जिस पे बॉडी रखी है उसका परपेंडिकुलर। यही खेल मेन है बस इसका।
इंक्लाइनेशन में यही mg कहाँ लगेगा हमेशा, आपके पास जो हॉरिजेंटल है उसके परपेंडिकुलर, और नॉर्मल कहाँ लगेगा, जो आपका प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। तो प्लेन आपका ऐसे है ना, प्लेन आपके पास कैसे ऐसे है, तो आपके पास नॉर्मल कैसे लगेगा, इस तरह से लगेगा, यानी ये इस तरह से मूव होता रहेगा। बात समझ में आया? तो ये आपके पास नॉर्मल हो गया। अब क्या ये दोनों बैलेंस है, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा। ये इक्वल कहाँ है, ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे के, है ना। उसकी डायरेक्शन इधर है, उसकी इधर है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम mg को ब्रेक करेंगे, mg cos थीटा, क्यों, सॉरी अल्फा, क्यों, क्योंकि अगर मैंने इसको अल्फा मांगा, एंगल ऑफ स्लाइडिंग को क्या माना मैंने, अल्फा, मिनिमम एंगल अल्फा माना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल भी कितना होगा आपके पास, अल्फा, और mg ब्रेक हो गया mg cos अल्फा। जिधर थीटा एंगल होता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट ब्रेक होता है, कोस, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा होता है, mg sin अल्फा। क्या ये बात समझ में आया? और फ्रिक्शन भी तो लगेगा, भूल गए फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैक साइड, यानी फ्रिक्शन ऑलवेज ओपोज द रिलेटिव मोशन। आंख बंद करके, आंख नहीं, हाँ चलो आंख बंद करके, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा कहाँ अपोज करेगा, अप्लाइड फोर्स का और रिलेटिव मोशन का, फ्रिक्शन स्मॉल एफ, ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिकल करूँ तो हम इसको क्या करेंगे भाई कि अप डाउन लेफ्ट राइट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हम लेफ्ट फोर्स को किसके इक्वल कर देंगे, जितने भी राइट फोर्सेस है, और अप फोर्सेस को किसके इक्वल कर देते हैं, जो डाउन फोर्सेस होते हैं। इस बात को याद रखना है। तो अगर मैं बात करूं लेफ्ट फोर्स, लेफ्ट में कौन सा लग रहा है आपके पास, ये, राइट में एक ही बात है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम क्या लिख दें, इसको हम रब कर दें, इसको देखो उधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसके बराबर है आपके पास, mg sin अल्फा। क्या ये बात समझ में आया? F उधर लग रहा है, mg sin अल्फा इधर, मतलब दोनों इक्वल हुए। अब नॉर्मल जो n है वो किसके इक्वल है, mg cos अल्फा। mg अब कंपोनेंट खत्म हो गया, वो अपने दो कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, mg cos अल्फा और mg sin अल्फा, और mg खत्म। बात समझ में आया? अब क्या करेंगे, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो f बाई n आपके पास क्या आएगा, mg sin अल्फा और mg cos अल्फा। mg से mg कैंसिल, f बाई n। अब फिर से वही बात आ गई, f इज इक्वल टू आपके पास क्या है, म्यू n। तो f बाई n आपके पास क्या बना, म्यू। तो इसको ये इक्वेशन क्या बनेंगे आपके पास, म्यू इज इक्वल टू f बाई n इज इक्वल टू tan अल्फा। क्या बात समझ में आया? यानी कि म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा, और म्यू किसके बराबर आया था पिछली बार में, जब हमने पिछला डेरिवेशन किया, tan थीटा के बराबर आया था। बात समझ में आया, tan थीटा, यानी कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। ये थीटा क्या था आपके पास, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और tan अल्फा। इस रिलेशन को याद रखना है। और यहाँ से हमें क्या पता चला, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ स्लाइडिंग या फिर एंगल ऑफ रिपोज। बात समझ में आया? ठीक है भाई। तो ये आपके पास क्या हो गया, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, चलो इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल देखते हैं एक दो, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। न्यूमेरिकल जो नंबर 1 है, इसमें बोला है कि आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 2 kg, और ये कहाँ रखा हुआ है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, और सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपके पास कितना है, म्यू 0.4 है। ठीक है, एक फोर्स हमने कितना लगाया इसके ऊपर, 2.5 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना किया, 2.5 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ। फिर से वही बात है, हमें सिर्फ इतना गिवन है, हमें फ्रिक्शन निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलते हैं, नीचे क्या लगेगा आपके पास, mg। mg मास कितना है इसका, 2 kg। तो 2 इंटू ग्रेविटी मैंने माना 10, तो कितना होगा इसके पास, 20 न्यूटन का क्या लग गया, नीचे वेट लगा mg। ऊपर क्या लग रहा है इसके ऊपर, नॉर्मल। बात समझ में, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो इसके ऊपर इधर क्या लग रहा है आपके पास,
फ्रिक्शन। ये है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्रिक्शन कहाँ है? फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। क्या बात समझ में आई? इतना आने के बाद फिर से हमें वही बात है, क्या ये जो तरीका है, स्टेप इसको याद रखो। पहला स्टेप हमेशा क्या रहेगा, हमारे पास जो n है वो किसकी इक्वल होगा, हमारे पास mg, अप डाउन वाले को इक्वल करेंगे। तो n आपके पास कितना आएगा, n आया आपके पास 20 न्यूटन। ये न्यूटन वाला है भाई, कभी n समझो, ठीक है। ये n नॉर्मल फोर्स कितना आया आपके पास, 20 न्यूटन आया आपके पास। उसके बाद हमने क्या किया, हमें पता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू म्यू एन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन। म्यू कितना आपके पास 0.4, एन कितना आपके पास 20। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास, नीचे 10 आ गया, यहाँ से कटा, ये आपके पास आया 8 न्यूटन। समझ में आया? यानी फ्रिक्शन आपके पास कितना आ गया भाई, 8 न्यूटन आया। और आप फोर्स अप्लाई कितना कर रहे हो, 2.5 न्यूटन। अब ध्यान से समझने इस बात को, यही क्वेश्चन है कि आपके ने 2.5 न्यूटन 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाया और फ्रिक्शन कितने 8 न्यूटन। कहने का मतलब ये है कि क्या ब्लॉक मूव करेगा, नहीं, ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन ज़्यादा है। यानी आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 8 न्यूटन। 8 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब ब्लॉक मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करेगा। यानी कि आपके पास जो 8 न्यूटन आया, ये कौन सा फ्रिक्शन है, इसको हमने बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग। ये लिमिट आ गई, 8 न्यूटन तक की इसकी लिमिट है, 8 न्यूटन तक ये नहीं लगेगा। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ कि इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लग रहा है इस वक्त, 2.5 न्यूटन। कौन सा फ्रिक्शन है वो, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एडजस्टेबल फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हमारे पास। हमें बात पता है कि जितना उधर लगाएंगे उतना क्या लगेगा आपके पास, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाया हूँ, मैंने क्या किया, 2.5 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लगाया, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब फ्रिक्शन भी कितना लग रहा है, स्टैटिक। कितना लग रहा होगा, 2.5 न्यूटन ही लग रहा है, वो एडजस्ट है। यानी 8 न्यूटन तक वो क्या करेगा, खुद को एडजस्ट करता रहेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन 8 न्यूटन है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, 2.5 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट। इसमें हमारे पास क्या गिवन है इस न्यूमेरिकल नंबर 2 में, कि आपके पास एक ट्रॉली है, 20 kg मास है जिसका, और ये पुल्ली से एक स्ट्रिंग से कनेक्ट हो रही है। जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, एज्यूम किया, और एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली से होता हुआ एक ब्लॉक के पास है। अब हमने क्या निकालना है, इनमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, और नंबर 2 टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा। अब सीधी सी बात है कि ब्लॉक कहाँ जाएगा आपके पास, नीचे, तो एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। बात समझ में आया? अगर मैं बात करूं टेंशन की, तो इसमें कितना आएगा, टेंशन T, और इस सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा। बात समझ में आया? चलो इसको सोल्व करें। इन तरह को सोल्व करने के लिए हमें क्या है कि 2 इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, एक बार इसको सोल्व करेंगे और एक बार इसको। तो अगर इसका सोल्व करें, अगर ये इसका एक्सेलरेशन इधर है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की साइड लगेगा। क्या बात समझ में आया? और फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक में भी कौन सा, रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, म्यू आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, जो म्यू है वो आपके पास है 0.04। जो आपके पास गिवन क्या है, म्यू 0.04 है यहाँ पे, ठीक है, म्यू आपके पास। चलिए अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ट्रॉली की, तो अप डाउन बैलेंस है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, हमें यहाँ पे करना है आपके पास इक्वेशन, इस ब्लॉक से फ्रॉम ट्रॉली को अगर हम देखें तो नीचे क्या लग रहा होगा आपके पास, mg, m कितना 20, g कितना 10, यानी कितना न्यूटन लग रहा है, 200 न्यूटन। और ऊपर क्या लग रहा है आपके पास, n, यानी n आपके पास क्या आया, 200 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आई? चलो भाई आ गई तो अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे लेफ्ट राइट की। देखो हमने बोला लेफ्ट को इक्वल कर दो राइट के, वो कब होगा, उसकी कंडीशन भी है। उसकी कंडीशन ये, अगर आपके पास एक्सेलरेशन गिवन ना हो तो। अगर आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है तो हम यूज़ करेंगे फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ।
अगर आपके पास एक्सेलरेशन का जिक्र उसने किया है तो वहाँ पे हम लेफ्ट राइट को इक्वल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए। एफ मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स इसके ऊपर कितने लग रहे हैं, कितने नेट फोर्स लग रहे हैं, 2 पुल्ली पे। ध्यान से देखो, इधर टेंशन इधर फ्रिक्शन, 2 नेट फोर्स लगे। अब पुल्ली वाला सिस्टम यूज करो कि जिधर एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। ऑपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इसको कैसे लिखूंगा, T माइनस एफ इज इक्वल टू मास कितना 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना है इसमें a। क्या ये बात समझ में आई। और F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन। F क्या होता है आपके पास, T माइनस म्यू एन इज इक्वल टू 20a। और T माइनस म्यू, म्यू कितना आपके पास 0.04, n कितना आपके पास 200। तो कितना हुआ है आपके पास 100 कैंसिल, या आपके पास आया 8। T माइनस 8 इज इक्वल टू 20a और T माइनस 20a इज इक्वल टू 8। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, हाँ जी, समझ में आया, पक्का समझ में आया। कहाँ कोई डाउट है इसमें, देखो ध्यान से देखो, एक एक स्टेप वाइज है, ठीक है। ये कब आएगा, जब आपके पास एक्सेलरेशन गिवन हो तो हम ये यूज करेंगे F इज इक्वल टू एम ए, अदरवाइज लेफ्ट और राइट को इक्वल करेंगे, ठीक है। जैसे हमने जो पहले एंगल ऑफ रिपोज किया था, एंगल ऑफ स्लाइडिंग किया, वहाँ पे हमने एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं किया ना, तो हमने लेफ्ट और राइट को इक्वल किया। चलो नाउ अब हम किसका करेंगे, इसको ब्लॉक को। ब्लॉक की अगर बात करें तो देखो ब्लॉक के नीचे क्या लग रहा है, वेट लग रहा है mg, m कितना 3, g कितना 10, तो इसका कितना हो गया 30 न्यूटन। ऊपर क्या लग रहा है आपके पास, टेंशन। एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे। फिर से वही काम होगा। अब यहाँ पे आप लेफ्ट राइट तो थोड़ा ना कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, न्यूटन का सेकंड लॉ के लिए F नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना लग रहा है 2, नीचे वेट ऊपर टेंशन, एक्सेलरेशन नीचे तो नीचे वाला पॉजिटिव आएगा, यानी कि 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन a, मास कितना है आपके पास 3, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूं, तो इसके अकॉर्डिंग करें तो हम इसको लिख देंगे, एक ही बात है, कैसे भी आप कर सकते हो इसको आप कर दो माइनस 3a प्लस में t इज इक्वल टू 30। 3a t उधर चला गया, इधर क्या बचा 30। ये आपके पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आई, ठीक है। चलो ऐसा नहीं करते, इसको t की फॉर्म में लेके आते हैं एक बार। तो माइनस 3a माइनस t इज इक्वल टू 30, ये आपके पास क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2। 3a को मैं इधर ले आया, माइनस में हो गया, 30 उधर जाके फिर किस में हो गया, 30 भी माइनस में हो गया। हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसे इसलिए किया। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, लेफ्ट वाले को इक्वल करो और राइट वाले को क्या कर दो, ऐड। लेफ्ट वाले को ऐड करो पहले, t माइनस 20a माइनस 3a माइनस t इज इक्वल टू 8 माइनस 30। t से t कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, माइनस 20 माइनस 3 माइनस 23a इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा आपके पास 22, किसका, माइनस का। एक्सेलरेशन कितना आया 22 अपॉन में 23, यानी कि आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और सोल्व करने पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, करके देखो सोल्व, ये आएगा आपके पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन। और टेंशन कितना आएगा, टेंशन, इस एक्सेलरेशन को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इसमें कर दे इक्वेशन नंबर 1 में पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, t माइनस 20a, ए कितना आया 0.96 इज इक्वल टू 8। यहाँ से टेंशन कितना आएगा आपके पास 8, ये उधर जाएगा, है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो टेंशन आएगा वो आएगा 27.2 न्यूटन आपके पास क्या आ गया, टेंशन आ गया। यानी हमने क्या निकाला, यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन भी निकाल दिया और हमने टेंशन भी निकाल दिया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल चाहे कोई भी हो, वहाँ पे बस हमें ये स्टेप याद रखना है
नंबर 1 कौन सा, ये लेफ्ट राइट को इक्वल करना है, F इज इक्वल टू म्यू एन, फ्रिक्शन वहाँ पे निकाल के और सोल्व कर देना है। अगर आपको समझ में आया, ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।